What's up everyone? This is Divesh Gupta. Today we are going to discuss question number 12 of the final account. I know कि लास्ट 2 दिन से हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए. क्यों? क्योंकि सर उसके थोड़े से रीजंस थे. ओके, बट नॉट टू वरी. अब आगे जाके जितनी भी सीरीज होगी वो सारी की सारी सीरीज आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी. उसके लिए मैं आपको श्योरिटी देता हूँ. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 जो आज हम लोगों को डिस्कस करना है सर, वो काफी इंपॉर्टेंट सम है. मतलब जितने भी आगे के सम हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं अप टू 1 to 11, वो सारे के सारे सम्स भी इंपॉर्टेंट थे. बट द थिंग इज दैट उसमें ऐसी कोई एडजस्टमेंट अभी तक नहीं आई थी जो एडजस्टमेंट आपको इस सम में देखने को मिलने वाली है. तो आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा सम जो है वो प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा. अगर कुछ भी चीज आप लोगों ने मिस की तो शायद तक उसके आगे की चीजें जो है वो आपको शायद तक समझ में नहीं आएगी. क्लियर? तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है? पहली बात तो ये कि एक टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, नोट पेन एंड ऑल सारी बेसिक चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए. जहां कहीं पे भी मैं आपको कुछ भी लिखवाऊं वहां पे आपको लिख देना. आई बात समझ में? क्लियर? तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बेसिक एडजस्टमेंट के साथ. पहले हम लोग, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग एडजस्टमेंट से ही अपना सम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज करने वाले हैं. क्या लिखा है? आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इट वाजंट फाउंड. सर पहली बात तो ये कुछ नया आया. क्या नया आया? आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट. मतलब सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या हुआ है? ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया है. जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या हो चुका है? ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है. उसके बाद हमें पता चला कि ऐसी कोई गलती हुई है. अब ये तो सर प्रॉब्लम हो गई ना. मतलब ट्रेडिंग अकाउंट आपने ऑलरेडी बना दिया है, उसके बाद आपको ये रियलाइज हो रहा है कि ऐसी कोई गलती हुई है, तो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट वापस नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि इस गलती को भी तो सुधारना पड़ेगा ना. तो ऐसी सिचुएशन में कि जहां पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट वापस बनाना पड़े, उस सिचुएशन में आपको कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो सर रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट. हेलो, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा? रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट. मतलब कि आपका ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट बना है, आपको उसको क्या करना है? रिवाइज करना है. क्या करना है? रिवाइज करना है. आई बात सबको समझ में? सर ये चीज इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है, बट फिलहाल के लिए तो हमें ये ध्यान रखना है कि रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट क्यों. आई बात सबको समझ में? अब सर आगे बढ़ते हैं. आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इट वाजंट फाउंड दैट बलदेव हैज टेकन अ गुड्स फॉर द पर्सनल यूज रुपीज 7,500 which is not recorded in the book. मतलब बलदेव करके जिस, मतलब जिनका हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे, बट ऑब्वियसली ओनर ऑफ द बिजनेस, उस भाई साहब ने 7,500 के गुड्स जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करके रखे हुए थे. अब वापस एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में समझाया था कि अगर बिजनेस से गुड्स जाते हैं तो उसके सिर्फ 2 ही रीजन है. बिजनेस से गुड्स जाते हैं उसके कितने रीजन है? सिर्फ 2 ही रीजन है. पहला कि आप लोगों ने गुड्स को क्या किया है? सेल करके रखा है, और अगर सेल करके रखा होगा तो उसको डेफिनेटली आपको सेल्स में इफेक्ट देनी पड़ेगी. दूसरा क्या होगा? अदर देन सेल. दूसरा क्या होगा? अदर देन सेल. अब ये जो अदर देन सेल होगा उसको आपको कहां से माइनस करना है? याद करो, थोड़ा बहुत रिकॉल करो. कौन सा था वो? परचेज में से हमें माइनस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? परचेज में से माइनस करना पड़ेगा. तो यहां पे आपको ऐसे कुछ सेम इफेक्ट नहीं दिख रही है कि बलदेव जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स जो है वो बिजनेस से लेके जा रहा है. अब लेके जाएगा, उसमें उसकी भी कोई, मतलब कहते हैं ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका ही बिजनेस है. बट द थिंग इज दैट कि उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट तो हमें कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी ना. तो उसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा. अब सर ढूंढो इस पूरे के पूरे अकाउंट में आपको परचेस कहां पे दिख रहा है? ढूंढो 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 ढूंढो. मैं भी ढूंढ लेता हूं ना. सर इस पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं पे भी परचेस नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट बना के रखा हुआ है. तो अब ऐसी सिचुएशन में सर क्या करें? मतलब ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है. ऐसा मतलब कि हमारे पास परचेस तो अवेलेबल ही नहीं है. तो अगर परचेस अवेलेबल ही नहीं है तो हम लोग कहां से अपना दिमाग लगाएंगे? तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक छोटी सी चीज आपको सिखाऊंगा जो शायद तक बाकी सारे सॉल्यूशन से थोड़ा सा हटके होगा. मतलब अगर आप लोग आपके डाइजेस्ट का सॉल्यूशन देखोगे, आपके टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन देखोगे, उसे थोड़ा सा अलग से मैं करवा रहा हूं. हालांकि अलग से चीजें जो करवा रहा हूं वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बट सोचने का सिर्फ थोड़ा सा नजरिया चेंज करो और कुछ नहीं. चलो यहां पे ध्यान दो. सर हमें सबको पता है कि परचेज जो है वो कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. तो यहां पे जाके मैं लिख दूंगा परचेज. यहां पे जाके हम लोग क्या लिख देंगे? परचेज. बट सर हमें परचेज की तो अमाउंट ही नहीं पता. हमें क्या? परचेज की तो अमाउंट ही नहीं पता. तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे? डैश कर देंगे. हम लोग यहां पे क्या कर देंगे? डैश कर देंगे. उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे लेस ड्रॉइंग्स. क्या कर देंगे? ड्रॉइंग्स को माइनस कर देंगे. और ड्रॉइंग्स की अमाउंट कितनी है? तो सर
7,500 रुपए। सर ये कौन सा लॉजिक लगा है? अब हमें पहले से ही पता है ना कि ये जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ हो रहा है वो परचेज में से हमें माइनस करना है। तो जब हम लोग पहले से ही एक ही पैटर्न में सारे के सारे सम्स को सॉल्व करते आ रहे हैं तो इस समय हम लोग अपनी पैटर्न को क्यों चेंज करें? हम लोग एक्स लेके मतलब डैश लेके भी सम को आगे बढ़ा सकते हैं ना, ऑफ कोर्स बढ़ा सकते हो सर, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर? अब सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो सर उसके बाद हम लोग इसकी जो सेकंड एंट्री है उसको कहां पे जाके रिकॉर्ड कर देंगे? ड्राइंग्स में जाके रिकॉर्ड कर देंगे। कहां पे जाके रिकॉर्ड कर देंगे? ड्राइंग्स में, क्योंकि आपका ड्राइंग्स भी तो बढ़ा ना। 7,500 के गुड्स जो है वो बलदेव अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी लेके जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? सोचो, ड्राइंग्स। तो यहां पे जाके मैं पहले लिखूंगा कैपिटल, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? ड्राइंग्स। अब देखिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ऑलरेडी ड्राइंग्स देके रखा है क्या? आपके ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी ड्राइंग्स देके रखा है क्या? हाँ सर देके रखा है। कितने का अमाउंट है वो? 4,500 का। कितने का अमाउंट है? 4,500 का। अब इसमें हम लोग एडिशन कर देंगे। एडिशन कितने रुपए का? 7,500 रुपए का। आई बात सबको समझ में? इजी था यहां तक? ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग कैरियज इनवर्ड ₹3,750। अब अगेन आउटस्टैंडिंग कैरियज इनवर्ड है, आपको कैरियज इनवर्ड में जाके क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस करना पड़ेगा। तो चलो कैरियज इनवर्ड ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। वापस सर कैरियज इनवर्ड आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके रखा है। अब जब ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हुआ है तो ये जो परचेज है, ये जो कैरियज इनवर्ड है, ये जो जितनी भी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आनी चाहिए थी वो तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी है। ये कुछ गलतियां है जो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं की थी, अब हमें उसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे अगेन आपके पास कैरियज इनवर्ड तो है ही नहीं, तो अब ऐसे मामलों में हम लोग क्या करेंगे? तो वापस जैसा आपने परचेस में करके रखा हुआ था वैसे हम लोग कैरियज इनवर्ड में कर देंगे। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे कैरियज इनवर्ड, जिसमें हम लोग डैश कर देंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग, सिर्फ मैं आउटस्टैंडिंग ही लिख रहा हूं, 3,750। अभी मैं बाहर टोटल किसी का नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके बाद मुझे लास्ट में आपको समझाना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है। अब सर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा है मैंने 3,750। अब सर आपका जो एक्सपेंस है वो पे करना बाकी है। अब जो पे करना बाकी एक्सपेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। आई बात सबको समझ में? और ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में लिखवा ही दिया है। जितने भी आगे के सम्स मैंने आपको करवाए थे वहां पे मैं आपको नोट्स में लिखवाते ही जा रहा था कि ये यहाँ पे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। क्लियर? तो चलो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कैरियज इनवर्ड 3,750। अब सर ये OS का मतलब क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। आई होप सो कि आप लोगों को ये बेसिक सी चीजें समझ में आई होगी। अब उसके बाद है सर ये एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में आपको ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया। एडजस्टमेंट नंबर वन में आपको ये समझ में आ गया कि आपने परचेस अकाउंट में डैश करके उसकी इफेक्ट करके रखी है। एडजस्टमेंट नंबर में वन में आपको ये भी समझ में आ गया कि कैरियज इनवर्ड में भी आपने डैश करके अमाउंट को स्टार्ट करके रखा हुआ है। आई बात सबको समझ में? क्लियर? सर सम जब खत्म होगा ना तब आपको मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट वापस रिकॉल करवाऊंगा, बट तब तक के लिए इस पूरे के पूरे समय आप बने रहिए। आई बात समझ में? अब सर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये तो शायद तक अब छोटे बच्चों को भी आने लगा होगा। अगर ये सारी चीजें हम लोगों ने मतलब आपने ये पूरा का पूरा वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखे होंगे, जितने भी सम्स मैंने करवाए हैं, तो शायद तक अब आईओसी आप लोगों के लिए काफी इजी सा हो गया। देखो आपके लिए कैपिटल कितना देके रखा है? कैपिटल 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 7,50,000। अब सर उसमें हम लोग प्लस कर देंगे आईओसी, उसमें हम लोग क्या कर देंगे? आईओसी प्लस कर देंगे। अब सर इसका हमें निकालना है कितना परसेंट? 5%। तो करो 7,50,000 इंटू 5%, कितना हो रहा है? 37,500। कितना हो रहा है? 37,500 रुपीज। अब इस आईओसी की सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? सर मैंने आपको सब कुछ समझा के रखा हुआ है। आईओसी की सेकंड इफेक्ट क्यू पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाले हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे आईओसी 37,500 रुपीज। आई बात सबको समझ में? चलो वापस आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹750। अब सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैंने आगे के लेक्चर में आपको समझाया था, वापस एक बार समझ लेते हैं। सर अगर आप लोग बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हो तो डेफिनेटली जो बैंक के इंचार्ज होते हैं वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको कौन से टाइप का अकाउंट ओपन करना है। तो सर 4 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला होता है आपका करंट अकाउंट,
दूसरा होता है आपका सेविंग अकाउंट, तीसरा होता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट, चौथा होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये जो करंट अकाउंट होता है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है वो जीरो मिलता है। कैसा मिलता है? जीरो मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन ओपन करवाते हैं। अब बिजनेसमैन अगर ओपन करवाएंगे तो डेफिनेटली उसके जो ट्रांजेक्शंस होंगे वो काफी ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे पैसे जो है वो आपके बैंक में पड़े ही नहीं होंगे, और अगर पड़े भी होंगे तो वो सिर्फ इसी मेंटालिटी से पड़े होंगे कि कहीं पे भी हमें कोई ट्रांजेक्शन करना है तो बैंक के थ्रू हम लोग इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए बिजनेसमैन जो होते हैं वो एक बैंक के अंदर करंट अकाउंट को ओपन करवाते हैं। अब सर एक बिजनेसमैन को पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, तो करंट अकाउंट के बियॉन्ड जाके अगर वो कोई अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है, हेलो, करंट अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा हुआ है उसके बियॉन्ड जाके, मतलब से फॉर एग्जांपल मेरे करंट अकाउंट में पड़े हुए 5 लाख, अब मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है 6 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए में बैंक को क्या कहूंगा, भाई मुझे थोड़े टाइम के लिए उधारी दे दे। तो बैंक जो मुझे वो 1 लाख रुपए थोड़े टाइम के लिए उधारी दे रहा है ना, उसको हम लोग कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। अब सिंपल सी बात है, बैंक आपको मुफ्त में तो पैसे देने नहीं वाला, बैंक आपके ऊपर क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? एक एक्सपेंस हो जाएगा। ये जो इंटरेस्ट हो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? एक एक्सपेंस हो जाएगा। अब सर एक्सपेंस है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन बीओडी। अच्छा बीओडी बोले तो बैंक ओवरड्राफ्ट, आई बात ना समझ में? अब यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे 750 रुपए। अब सर ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ये अमाउंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग कहां पे जाके लिखेंगे? इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे देंगे? तो बैलेंस शीट में जाके दे दे। तो बैलेंस शीट में जाके पहले मैं लिखूंगा बीओडी। बीओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। ढूंढो बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे है? तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट आपको देके रखा हुआ है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है 18,000 कैपिटल के जस्ट नीचे 18,000, उसमें जाके मैं प्लस कर दूंगा उसका इंटरेस्ट, और वो कितना है? 750 रुपए, और आउटर कॉलम में जाके लिख दूंगा 18,750 रुपीज। 18,750 रुपए आपके इस बैंक ओवरड्राफ्ट में जाके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। सिंपल सी बात है सर, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले बैंक को आपके पास 18,000 रुपए लेने थे, अब उसका जो इंटरेस्ट है वो आपने पे नहीं किया, अब कितने पैसे लेने हैं? 18,750 लेने। सीधी बात, नो बकवास। अब सर आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 तक आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब सर एडजस्टमेंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन थोड़ा सा ट्रिकी एडजस्टमेंट आया वापस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट वापस आ गया। तो चलो पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ट्रेडिंग अकाउंट की इफेक्ट होगी, इसलिए हम लोगों ने आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट का वर्ड यूज किया हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इट वाज फाउंड दैट रुपीज 22,500 received from debtors which is wrongly credited to sales account। सर ये तो मतलब गजब हो गया। यहां पे क्या हुआ, चलो समझते हैं, पहले इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को हम लोग समझते हैं, और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ये जो वर्किंग नोट है वो एक बार ओपन कर लेता हूं। वैसे तो यहाँ पे वर्किंग नोट की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। सर वर्किंग नोट 1, हमने मतलब कौन? तो मेरा नाम ही लिख देता हूं, दिव्येश गुप्ता। दिव्येश गुप्ता ने रामू को 45,000 रुपीज के गुड्स जो है वो सेल करके रखे थे। 45,000 के गुड्स क्या करके रखे हुए थे? सेल करके रखे हुए थे। सर इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को शांति से समझने की कोशिश करना, काफी इजी है, बट सिर्फ समझने की देरी है, यहां पे ध्यान दो। अब सर अगर मैंने गुड्स को सेल करके रखा है तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में दो इफेक्ट आएगी। पहली, ये जो मेरा सेल्स है वो क्या हो जाएगा? 45,000 रुपीज हो जाएगा। मेरा जो सेल्स है वो कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। और उसके साथ साथ मेरा जो डेटर्स है, मेरे जो डेटर्स है वो भी कितने हो जाएंगे? 45,000 रुपीज के हो जाएंगे। अब मुझे रामू से कोई मतलब ही नहीं, मतलब नहीं इन द सेंस कि रामू के बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं, मुझे क्या लेना देना सर, मैं तो सिंपल सी बात है अपने ही बुक्स ऑफ अकाउंट में ध्यान दूंगा। अब सर हुआ कुछ ऐसा कि रामू ने मुझे 22,500 रुपीज क्या कर दिए? पे कर दिए। रामू ने क्या कर दिया? मुझे 22,500 रुपीज क्या कर दिए? पे कर दिए। अब यहां पे 22,500 यहां से माइनस होना चाहिए था, और रिमेनिंग अमाउंट कितना होना चाहिए था? 22,500। देखो 45,000 में से 22,500 को माइनस करेंगे, चलो मैंने अमाउंट गलत लेके रखी है तो शायद तक आप लोगों को ये जो कंफ्यूजन है वो रहेगा। यहाँ पे मैं 45,000 की जगह पे, अब सर इमेजिनरी है तो आपको जो भी अमाउंट अच्छी लगे वो ले सकते हो, तो मैं तो अभी 50,000 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैं 50,000 लिख दूं। यहाँ पे भी आएगा 50,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 50,000। अब सर हुआ क्या, वापस एक बार सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। दिव्येश गुप्ता ने रामू को 50,000 का जो गुड्स है वो क्या किया है? सेल किया हुआ है।
तो सर दिवेश गुप्ता के अकाउंट में दो अकाउंट ओपन हो गए, पहला एक सेल्स का अकाउंट, दूसरा एक डेटर्स का अकाउंट। अब सेल्स में कितना दिखेगा, 50,000 रुपए दिखेगा, और डेटर्स में भी कितना दिखेगा, 50,000 रुपीज दिखेगा। अब थोड़े टाइम के बाद रामू जो है उसने मुझे पैसे पे किए 22,500 रुपीज, जो उसको मुझे देने थे, जो उसको मुझे क्या करने थे, देने थे। अब रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कितना बाकी रहेगा, तो सर रिमेनिंग अमाउंट बाकी रहेगा 27,500। अब ऐसा कुछ होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। अब सर मुझे अगर रामू पैसा देगा तो मैं कहां पे जाके उसको प्लस कर दूंगा, तो सर कैश में जाके 22,500 को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। कैश में जाके मैं 22,500 को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अब सर सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है कि मैंने कैश में जाके तो प्लस कर दिया है, मैंने कैश में जाके तो प्लस कर दिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी कैश का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कैश में जाके तो प्लस कर दिया। अब गलती क्या हो गई पता है, इस भाई साहब ने जो 22,500 रुपीज मुझे पैसे दिए हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो रामू है उसने मेरे पास से वापस गुड्स सेल मतलब परचेज किए, मतलब मैंने रामू को वापस गुड्स सेल किए। तो मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने यहां पे प्लस कर दिया 22,500, मतलब अब मेरा सेल कितने का दिख रहा है, 72,500। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये 22,500 को क्या हमें यहां पे रिकॉर्ड करना था क्या? आंसर इज व्हाट, नो। आंसर इज व्हाट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहां पे सेल्स में 22,500 को रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या पड़ी, रामू को आपने ऑलरेडी 22,500 के गुड्स को सेल करके रखा था, और रामू आपको पैसा वापस दे रहा है। तो अगर वो पैसा दे रहा है तो वो सेल थोड़ी ना है, आपने ऑलरेडी 50,000 और 50,000 का रिकॉर्ड कर दिया। अब जब 50,000 आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं और वो सामने वाला बंदा आपको पैसा दे रहा है, तो सर आपके लिए जो डेटर्स है वो आपका कम होना चाहिए। पर आपने गलती क्या कर दी, आपने डेटर्स को भी प्लस कर दिया और सेल्स को भी प्लस कर दिया। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई ना, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सेल्स में से इस 22,500 के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब अगर सेल्स में से माइनस करेंगे तो बट ऑब्वियसली आपको और कहां पे से माइनस करना पड़ेगा, डेटर्स में से भी माइनस करना पड़ेगा। आई बात सबको समझ में, है ना? तो चलो अब हम लोग इसकी इफेक्ट दे देते हैं। सर हमारे पास अगेन सेल्स तो है नहीं, अब जब सेल्स होगा नहीं तब हम लोग क्या करेंगे, आप सबको पता है ना, तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे बाय सेल्स और अमाउंट में हम लोग जाके कर देंगे डैश माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड, कितना 22,500, यहां से जाके माइनस कर दे। अब वापस पूरी एडजस्टमेंट को हम लोग देख लेते हैं। After preparing trading account, it wasn't found that 22,500 received from the debtors, which is wrongly credited to the sales account. तो देखो ये जो wrongly हुआ है उसको मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से माइनस करूंगा तो मुझे सर कहाँ से और से माइनस करना पड़ेगा, सोचो सोचो सोचो, कहाँ से माइनस करना पड़ेगा, आपके डेटर्स में से। तो यहाँ से फिर जाके मैं लिखूंगा डेटर्स, डेटर्स। अब सर ढूंढो डेटर्स की अमाउंट कहाँ है, डेटर्स कहाँ है, डेटर्स कहाँ है, डेटर्स डेटर्स, सर डेटर्स जैसा तो कुछ देख ही नहीं रखा है, बट सर डेटर्स का दूसरा नाम भी है, और वो दूसरा नाम क्या है, तो देखो कस्टमर्स देके रखे हैं। क्या देके रखे हैं, कस्टमर्स। तो देखो कस्टमर्स की अमाउंट कितनी है, 2,25,000। कस्टमर्स की अमाउंट कितनी है, 2,25,000। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे रॉन्गली recorded 22,500 रुपीज, इसमें से भी हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो सर एक इफेक्ट आप लोगों ने सेल्स में जाके माइनस कर दी, दूसरी इफेक्ट आप लोगों ने डेटर्स में जाके माइनस कर दी, और इसका मैंने कॉम्बिनेशन भी आप लोगों को समझाया था। और इवन मैंने रेगुलर क्लास के अंदर जो हमने कोचिंग सेंटर में हम लोग लेते हैं उसमें भी मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देके रखे हुए थे कि जिसके थ्रू आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो इजिली समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स एट 10%। तो चलो डेप्रिसिएशन की इफेक्ट है, हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में, और हम लोग काफी अच्छी तरीके से बैलेंस शीट में ही ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो हमें अब पेज टर्न आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जाके हम लोग पहले लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। अब सर फिक्स्ड एसेट्स का आपको हेडिंग देके रखा है क्या, हाँ सर देके रखा हुआ है। अब सर फिक्स्ड एसेट्स की एडजस्टमेंट को सॉल्व करने से पहले, ये देखा मेरी नजर तुरंत पड़ गई ना, फिक्स एडजस्टमेंट के मतलब ये जो फिक्स एसेट्स के एडजस्टमेंट को सॉल्व करने से पहले एडजस्टमेंट नंबर 8 को एक बार रीड करते हैं। और सर सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट में मैं इसको समझता हूं, समझ में आ रही है बात?
पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आप लोगों के लिए ये 8 और ये 5, इन दोनों को मर्ज करके इस एडजस्टमेंट को हमें सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट में आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो वर्किंग नोट चाहिए भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर ये रहा हमारा वर्किंग नोट, आप लोग भी साथ साथ में लिखते रहना ताकि आप लोगों को भी एग्जाम टाइम पे इजी रहे। वर्किंग नोट नंबर 2, अब देखो क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 5 और एडजस्टमेंट नंबर 8, इन दोनों को हम लोग पैरेलली सॉल्व करेंगे, मतलब साथ में सॉल्व करेंगे। अब सर हमारे पास पहली बात तो ये कि टोटल फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स हमारे पास टोटल है 6,75,000, और ये आपको टेक्स्ट बुक में देके रखा है, ये आपको टेक्स्ट बुक में देके रखा है। उसके बाद लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट एट द रेट 10%। अभी फिलहाल के लिए ये एडजस्टमेंट हमें सॉल्व नहीं करना है, फिलहाल के लिए ये एडजस्टमेंट हमें सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले 8 नंबर के एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग वो एडजस्टमेंट को ध्यान में रखेंगे। सर 8 नंबर के एडजस्टमेंट क्या करिए, यहां पे मैं लिख देता हूं एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, एडजस्टमेंट नंबर 5 एंड 8, हम लोग इन दोनों की दोनों एडजस्टमेंट को साथ में सॉल्व कर रहे हैं, 5 एंड 8। सर 30,000 रुपए की मशीन, देखो अ फिक्स असेट्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड फॉर 22,500 फॉर कैश ऑन डेट 1/10/2015 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। मतलब कि सर आप लोगों ने 30,000 के असेट्स को क्या करके रखा है, सोल्ड आउट करके रखा है। अगर सेल करके रखा है, मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स है, बट फिलहाल के लिए एक बार समझने की कोशिश करो कि क्या है। 30,000 रुपए की अगर मैंने असेट्स को बेच के रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से 30,000 की असेट्स को माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, 30,000 की असेट्स को माइनस कर दूंगा। अगर मैं माइनस करूंगा तो अब मेरे पास कितनी असेट्स हैं, तो 6,45,000 रुपीज। अब मेरे पास कितनी असेट्स है, 6,45,000 रुपीज की। चलो मैं ऐसे लिखूं, उनसे बेटर है कि ऐसा कुछ कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि हम लोगों ने आगे के जितने भी सम्स है उसमें ऐसे एरो करके ही काम किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30,000 जो मैंने सेल कर दिया है, यहाँ पे मैं जो रिमेनिंग असेट्स है उसको लिख देता हूं, दैट इज 6,45,000 रुपीज। अब सर इसके ऊपर अब लगाते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। अब सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो इंटू 10% दैट इज 64,500 रुपीज। अब एक बात ध्यान में रखो, ये असेट्स जो आप लोगों ने सेल करके रखी हुई है, ये जो असेट्स जो आप लोगों ने सेल करके रखी हुई है, कौन सी डेट पे सेल की हो, एक बार वो सोचो। तो सर ये जो असेट्स है वो हम लोगों ने सेल की है 1/10/2014 को हम लोगों ने असेट जो है वो सोल्ड करके रखी हुई है। क्लियर? अब सर हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट कब होता है, तो सर 1/4/2014 हमने असेट्स को सेल कर दिया 1/10/2014। मुझे बताओ इस असेट्स को आपने कितने महीने यूज किया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ यूज किया होगा। कितना महीने यूज किया होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने यूज किया होगा। तो सर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो इनटू 10% इंटू 6/12। क्लियर? तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो सर 1,500 रुपए। इसका ये जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आएगा, 1,500 रुपए। अब सर मुझे बताओ टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका कितना आ गया, तो पहला 1,500 और दूसरा 64,500 रुपीज। पहला है 1,500 और दूसरा है 64,500। अब आपने कौन से असेट्स को बेच दिया, कौन से असेट्स को बेच दिया, तो सर यहां पे अब थोड़े से ध्यान लगाने की जरूरत है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। बुक वैल्यू ऑफ असेट्स सोल्ड, जिस असेट्स को आपने बेच दिया उसकी बुक वैल्यू क्या है, तो सर 30,000 माइनस 1,500 रुपए, ये है आपका डेप्रिसिएशन ऑन 1/10/2014 को। मतलब कि बुक वैल्यू उस असेट्स की जिसको आपने बेच दिया ऑन 1/10/2014 क्या है, तो 30,000 में से मैं ये 1,500 माइनस करूंगा तो 28,500 आपकी बुक वैल्यू है। 28,500 आपकी क्या है, बुक वैल्यू है। कब की, तो 1/10/2014 की, 1/10/2014 की आपकी बुक वैल्यू जिस असेट्स को आपने बेच दिया वो कितनी है, 28,000। अब सर इस असेट्स को आपने कितने में बेचा है, तो सर 22,500 रुपए में। इस असेट्स को आपने कितने में बेचा है, 22,500 में। तो यहां पे मैं माइनस कर दूंगा, माइनस 22,500, तो सर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 6,000 रुपए का लॉस। सर नहीं समझ में आया, मतलब इतनी भयंकर चीज है हमारे फाइनल अकाउंट में, हाँ है,
थोड़ा सा ध्यान दे दो वापस। सर 30,000 रुपए के असेट्स को आपने क्या कर दिया है, सोल्ड आउट कर दिया। 30,000 के असेट्स को हमने क्या कर दिया है, सोल्ड आउट कर दिया। अब सर ये 30,000 के असेट्स तो आपकी कब की थी, तो सर ये 30,000 के असेट्स थे आपकी 1/4/2014 की थी। 1/4/2014 में आपकी जो असेट्स थी वो कितने की थी, 30,000 रुपए की थी। अब सर आपने इस असेट्स को बेचा है 1/10/2014 को, तो मुझे एक बात बताओ, आपने 6 महीने इस असेट्स को यूज किया ना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो ना सर, बहुत सिंपल है। आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी ऐसा बहुत कुछ किया हुआ है, बट नो डाउट आपके फाइनल अकाउंट में ऐसी एडजस्टमेंट है, इसलिए आप थोड़ा सा सोच नहीं पा रहे। सोचने का तरीका काफी इजी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 30,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 1,500 रुपए का क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। अब सर 30,000 में से मैं 1,500 को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे बुक वैल्यू मिलेगी। मुझे क्या मिलेगी, बुक वैल्यू, कब की, 1/10/2014 की। मतलब 1/10/2014 में 14 में जो भी आप लोगों की बुक वैल्यू होगी असेट्स की, वो कितनी होगी, 28,500 रुपीज की होगी। कितने की होगी, 28,500 रुपीज की होगी। अब इस असेट्स को आपने बेचा कितने में, तो सर 22,500 में आपने उसको सेल कर दिया है, तो बट ऑब्वियसली 6,000 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 6,000 का क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। अब सर इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखा, लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, क्यों, क्योंकि इसको थोड़ी ना हम लोगों ने सेल किया, ये तो हमारे पास एज इट इज ही है। एक बार पॉज करके पूरी की पूरी वर्किंग लिख तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू लिखेंगे। यहां पे जाके हम लोग लिखेंगे फिक्स असेट्स। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिक्स असेट्स, जिसकी वैल्यू कितनी है, तो 6,75,000 रुपीज, 6,75,000 रुपीज। अब यहां पे हम लोग माइनस करेंगे सेल, कितने की असेट्स को आपने सेल कर दिया है, तो 30,000 के असेट्स को आपने सेल कर दिया। अब मुझे बताओ हमारे पास असेट्स कितनी बाकी है, तो 6,45,000 बाकी है। अब देखो मैंने 30,000 की असेट्स पूरी की पूरी साइड पे निकाल दी, ये 30,000 की असेट्स मैंने क्या कर दी, पूरी की पूरी साइड पे निकाल दी, मतलब उसका डेप्रिसिएशन भी अब हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है। देखो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था ना कि लाइक 6,45,000, और उसके दो क्लासिफिकेशन किए थे, ये असेट्स हमारे पास है और ये असेट्स हमारे पास नहीं है। तो जो नहीं है ना उसको हम लोगों ने निकाल दिया, साइड पे कर दिया, और उसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी हम लोगों ने साइड पे ही करेंगे। तो ये मैंने 30 की 30,000 साइड पे निकाल दी, तो हमारे पास जो है उसका तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो कितना है, 6,45,000 का 10% दैट इज 64,500 रुपीज। तो सर यहाँ पे अब हम लोग जाके क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाके करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 64,500। अब इसको माइनस करके मैं सीधा बाहर निकाल दूं, तो 6,45,000 माइनस 10% तो कितना आएगा, तो सर 5,80,500 रुपीज, 5,80,500 रुपीज। अब सर इसकी सेकंड इफेक्ट क्या आएगी, इसकी बहुत सारी जगह पे सर इफेक्ट आने वाली है, उसके बाद मैं आपको वापस रिवाइज भी करवा दूंगा कि क्यों मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी। पहली बात तो ये कि आपको हो रहा है लॉस, दूसरी बात तो ये कि आपको करना है डेप्रिसिएशन को एडजस्ट, तो यहाँ पे जाके हम लोग कर देते हैं टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। अब सर डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट का होगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन तो पूरा लिखना पड़ता है सर, इसको ऐसा नहीं समझ में आता है कि आपने सेल किया हुआ है, आपने क्या किया हुआ है, डेप्रिसिएशन तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये 64,500 आपका डेप्रिसिएशन, ये 1,500 रुपए आपका डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो गया, तो 64,500 प्लस 1,500, दैट मीन्स टोटल आपका डेप्रिसिएशन कितने का हो गया, 66,000 रुपीज। कितने का हो गया, 66,000 का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। अब सर ये 6,000 रुपए का जो लॉस है वो भी तो आप लोगों को वहीं पे लिखना पड़ेगा ना, ये जो 6,000 रुपए का जो लॉस है वो भी आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ये पेज मैंने क्यों ओपन किया, एक मिनट, हाँ बॉयज, स्टूडेंट सॉरी, ये पेज को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब डेप्रिसिएशन के नीचे मैं लिख देता हूँ 64,500 प्लस 1,500, तो आपकी टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 66,000, और यहां पे जाके मैं लिख दूंगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, और जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपए, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपए। अब सर मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि सर कैसे पता चलेगा कि ऐसी ऐसी इफेक्ट हमें करनी होती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपने यहाँ पे डेबिट में टोटल अमाउंट कितनी लिखी है, डेबिट में टोटल अमाउंट कितनी लिखी है, तो 66,000 प्लस 6,000 दैट इज 72,000 आपने डेबिट में अमाउंट लिखी है।
देखो आपके हम सामने में कैलकुलेट कर रहा हूं, 72,000 आपने डेबिट में अमाउंट लिखी हुई है, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं से डेबिट में से 72,000 के अमाउंट को क्या किया होगा, माइनस करके रखा होगा। 72,000 के अमाउंट को आपने क्या करके रखा होगा, माइनस करके रखा होगा। अब चलिए यहाँ पे आके समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक ये एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ है सर, वेट करिएगा। अब सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अरे रे वापस गलती हो गई मेरे से, चल खुल जा सेम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने अब तक असेट साइड में से माइनस कितना किया है, तो सर एक माइनस किया है 30,000, दूसरा माइनस किया है 64,500, तो यहाँ पे आएगा 30,000 प्लस 64,500, मतलब सर जी आपने 94,500 को माइनस करके रखा है और 72,000 रुपीज को आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, तो 22,500 का अभी भी कुछ ना कुछ इफेक्ट बाकी है ना, 22,500 का अभी भी कुछ ना कुछ इफेक्ट बाकी है। अब सर वो कौन सा इफेक्ट होगा, सोचो वो कौन सा इफेक्ट होगा, ये देखो 22,500 का इफेक्ट अभी भी करना बाकी है, वो कौन सा इफेक्ट होगा। तो मुझे एक बात बताइए, आपने असेट्स को सेल करके रखा है, आपने असेट्स को क्या करके रखा है, सेल करके रखा है। अगर सेल करोगे तो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आप लोग असेट्स को सेल करोगे तो पैसे आएंगे ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग जाते हैं कैश में, यहाँ पे हम लोग जाते हैं कैश में। कैश के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश बैलेंस, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, कैश बैलेंस। अब देखिए कैश बैलेंस आपको कितना देके रखा है, तो कैश बैलेंस आपको देके रखा है कैश 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 22,500 रुपीज। इसमें हम लोग प्लस कर देंगे सेल ऑफ फिक्स, सिर्फ एफ लिख देता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। 22,500 मतलब अब हमारा कैश बैलेंस कितने का हो गया, 45,000 रुपीज का हो गया। देखिए सर इफेक्ट कहां से लेके कहां तक आ गई, एक बार मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं। सर मैंने आपको कहीं ना कहीं पे ऐसा समझाया था कि अगर आप लोग डेबिट में से कोई भी चीज को माइनस करते हो तो उसकी जो सेकंड इफेक्ट होगी वो सेम साइड में होगी। डेबिट में से कोई भी चीज को माइनस करते हो तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी, सेम साइड में। सर ऐसा कहां पे समझाया था, चलो वापस, अब मुझे इस पेज को ओपन करना ही पड़ेगा। अब मुझे इस पेज को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। सर इस पेज को ओपन होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सारी की सारी नोट्स को लिखा हुआ है। फाइनल अकाउंट में आने वाली जितनी भी नोट्स है, तकरीबन मैंने आपको अभी तक 13 नोट्स लिखवा दिया। देखिए इस नोट्स का नंबर होगा 13, देखो 13 नंबर है, तो मैंने आपको 13 नोट्स अभी तक लिखवा दी है, जो शायद तक आपको कहीं ना कहीं पे फाइनल अकाउंट में बहुत ही काम आने वाली है। तो ये 13 नोट्स के लिए इस पेज में बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, तो ये पेज ओपन होने में थोड़ा सा टाइमिंग ले रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं डेबिट में से कोई भी चीज को प्लस करता हूं तो उसकी जो सेकंड इफेक्ट होगी वो उसके ऑपोजिट साइड में आएगी, और अगर डेबिट में से मैं कोई भी चीज को माइनस करता हूं तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी, सेम साइड रहने वाली है। कहां पे रहने वाली है, सेम साइड। तो यहां पे अब ध्यान दो, अगर मैंने असेट्स में से कोई भी अमाउंट को माइनस करके रखा हुआ है तो उसकी सेकंड इफेक्ट डेबिट साइड में आनी चाहिए ना, क्योंकि असेट साइड इज कॉल्ड एज एन डेबिट साइड। असेट साइड जो होती है वो डेबिट साइड का बैलेंस शो करती है। तो यहां पे ध्यान दो, मैंने डेबिट साइड में से टोटल कितनी अमाउंट को माइनस किया, डेबिट साइड में से मैंने कितनी अमाउंट को माइनस किया, तो देखो एक ये 30,000 और एक ये 64,500, तो 30,000 प्लस 64,500 मैंने कितनी अमाउंट को माइनस करके रखा है, 94,500। यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहे। 94,500 को मैंने क्या करके रखा है, माइनस करके रखा है। कहां से, डेबिट में से। अब सर कहीं ना कहीं पे डेबिट में ही मुझे 94,500 लिखना है कि नहीं लिखना है, तो देखो पहला मैंने क्या कर दिया, पहला मैंने यहां पे ये कैश में 22,500 को प्लस कर दिया, तो ये मैंने पहली डेबिट की इफेक्ट दे दी। ओ सॉरी, मत कर ऐसा मत हो गया। अच्छा सर पहले मैंने 22,500 की इफेक्ट यहां पे दे दी, तो चलो पहला आ गया मेरा 22,500। देखो टुकड़ों टुकड़ों में सारी की सारी चीजें हो रही, मतलब एक ही चीज, मतलब सारी की सारी चीजें एक साथ में नहीं जा रही, अलग अलग अमाउंट में जा रही है। अब दूसरा देखो, दूसरा हम लोग देखेंगे, यहां पे ध्यान दो, पीएनएल अकाउंट में आपने डेप्रिसिएशन लिखा और लॉस लिखा। अब देखो डेप्रिसिएशन और लॉस की टोटल अमाउंट कितनी हो रही है, 72,000। डेप्रिसिएशन और लॉस की टोटल अमाउंट कितनी हो रही है, 72,000। अब यहाँ पे मैं 72,000 लिख दूंगा। अब इन दोनों का टोटल कितना हो गया, तो सर 94,500। तो आपने सर डेबिट में से 94,500 को माइनस किया और क्रेडिट में, सॉरी 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 सर गलती हो गई, डेबिट में से 94,500 को माइनस किया और डेबिट में ही 94,500 को क्या कर दिया है, प्लस भी कर दिया। दैट मींस कि अगर आप लोग डेबिट में से कोई चीज माइनस करोगे तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी, डेबिट में ही आने वाली है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है ना सर, तो फाइनल अकाउंट आप लोगों के लिए ऐसा है, मतलब आप लोग चुटकी में फाइनल अकाउंट को सॉल्व करोगे,
एडजस्टमेंट तुरंत ही दिमाग में घूमने लगेगी कि डेबिट में से माइनस करके रखा है तो इसकी सेकंड इफेक्ट कहीं ना कहीं पे डेबिट में ही प्लस होने वाली है, डेबिट में से अगर प्लस करके रखा है तो इसकी सेकंड इफेक्ट कहीं ना कहीं पे डेबिट में क्या होने वाली है, प्लस होने वाली है, या तो क्रेडिट में कहीं ना कहीं पे प्लस होने वाली है। आई बात सबको समझ में? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ ऐसे रूल्स जो है वो फ्रेम होते हैं। अब आप लोगों के एडजस्टमेंट नंबर 5 और एडजस्टमेंट नंबर 8 जो है वो होती है एक साथ में कंप्लीट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में मानी जाती है। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस ऑफ ₹12,000। अब सर ये तो सबसे इजी है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, आपने परचेस 12,000 रुपए का रिकॉर्ड नहीं करके रखा है। अब अगर आपने 12,000 रुपए का परचेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं करके रखा हुआ है तो सिंपल सी बात है ना सर, परचेस को रिकॉर्ड कर दो, परचेस को रिकॉर्ड कर दो, तो यहां पे जाके हम लोग प्लस कर देंगे एड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस 12,000 रुपए। अब सर ये तो प्लस होगा। क्लियर? अब सर अगर आप लोग परचेस में कुछ चीजों को प्लस करोगे, परचेस में कुछ चीजों को अगर प्लस करोगे तो सर सिमिलरली आपको कहां पे प्लस करना पड़ेगा? क्रेडिटर्स में। तो यहां पे ध्यान दो क्रेडिटर्स। अब ढूंढो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या है, तो अगेन क्रेडिटर्स की वैल्यू नहीं देके रखी है, बट सर क्रेडिटर्स की जगह पे आप लोगों को ट्रेडर्स ऐसा वर्ड यूज गिवन है। अगेन ट्रेडर्स को भी क्या माना जाता है? क्रेडिटर ही माना जाता है। तो ट्रेडर्स की वैल्यू कितनी है? तो सर 3 लाख रुपए। ट्रेडर्स की वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपए प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस कितने रुपए का है? तो 12,000 रुपए का। इसको प्लस करके मैं बाहर ही लिख देता हूं ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? अब उसके बाद क्या लिखा है? आखिरी एडजस्टमेंट, बट इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 7, अगेन ये हम लोगों ने आगे देखी हुई है, बट एक बार हम लोग वापस इसको रिकॉल ही कर देते हैं। गुड्स ऑफ ₹22,500 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सर 22,500 रुपए का आपका गुड्स जो है वो फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गया। अगेन क्या डिस्ट्रॉय हुआ? गुड्स। सर बिजनेस में से गुड्स के जाने के दो तरीके, पहला आप लोग सेल करोगे, दूसरा अदर देन सेल। तो ये अदर देन सेल वाला कंसेप्ट है ना, अगर अदर देन सेल हुआ तो उसको हमें कहां से माइनस करना है? परचेज में से। कहां से माइनस करना है? परचेज में से। तो चलो आ जाता है, परचेज कहां है? परचेज कहां है? परचेज यहां है। देखो परचेज तो हमारे पास है नहीं, हम लोगों ने डैश लेके काम किया, तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे लेस फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22,500 यहां से हम लोग इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब सर मुझे एक बात बताओ, ये 22,500 रुपए का क्या आपको पूरा का पूरा लॉस हो गया? सर पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट ही रीड नहीं किए। चलो एडजस्टमेंट पहले पूरी कंप्लीट कर ले। गुड्स ऑफ ₹22,500 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 90%। मतलब 22,500 का जो आपका गुड्स गया तो पूरा का पूरा लॉस नहीं हुआ सर जी, 90% पैसा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी वापस देने वाली है। तो क्या वो हमारा लॉस हो गया क्या? चलो एक बार वर्किंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता है इसमें कोई वर्किंग की जरूरत नहीं, बट फिर भी अगर आप लोगों को ये सारी चीजें वर्किंग के थ्रू समझने की आदत पड़ जाएगी ना, तो वो सारी चीजें आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। तो सर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, वर्किंग नोट 3, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है सर? एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7 यहां पे आप ध्यान दीजिए, 22,500 रुपए का जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड। अभी 22,500 में से 90% का जो पैसा है वो कौन देने वाली है? इंश्योरेंस कंपनी। मतलब 22,500 का 90% कितना होता है? तो 20,250 रुपए। ये तो हमें कौन देने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। तो मुझे एक बात बताओ, 10% का क्या आपको हो गया? तो ये 10% का आपको हो गया है लॉस। ये 10% का आपको क्या हो गया? लॉस। और इसका 10% कितना होता है? तो 2250। अब हमें सबको पता है कि लॉस को कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, हमें सबको पता है कि लॉस को कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो इंश्योरेंस कंपनी हमें फ्यूचर में पैसे देने वाली है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। क्लियर? तो चलो हमारे पास दो एडजस्टमेंट हमें मिल गए कि किसकी कहां पे इफेक्ट आएगी। हमें दो एडजस्टमेंट पता चल गई कि किसकी कहां पे इफेक्ट होने वाली है। तो चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वापस एक बार आपको यही दिमाग लगाना है, वापस एक बार आपको यही दिमाग लगाना है कि अगर मैं कोई चीज डेबिट में से माइनस कर रहा हूं तो उसकी जो सेकंड इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं पे डेबिट में ही आने वाली है।
अब सर आपके दिमाग में आएगा व्हाट इफ अगर प्लस करेंगे तो, अगर प्लस करेंगे तो अपोजिट साइड, मतलब कौन सी साइड, क्रेडिट साइड में। दिमाग में ये बातें ध्यान रखना। अब सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे जाके हम लोग लिखेंगे क्लेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कितने का है, तो 20,250 रुपीज, 20,250 रुपीज। एक बार वापस कर लेते हैं, 22,500 का 90% कितना होगा, 20,250। अब सर इसके सेकेंड इफेक्ट, मतलब जो आपका 10% का लॉस हो गया तो आपको पीएनएल अकाउंट में लिखना पड़ेगा, तो टू लॉस ड्यू टू फायर, और अमाउंट कितने आ जाएगी, 2025। अमाउंट कितने आ जाएगी, 2025। आई बात सबको समझ में, क्लियर। अब सर आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके ये जो एडजस्टमेंट है वो हो गई है कंप्लीट, सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो क्या हो गई है आपकी, कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सिंपल सी बात है क्या करना है, हमारे ट्रायल बैलेंस की जितने भी पर्टिकुलर्स है, जितने भी अकाउंट्स है, उसको उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में हमें क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ड्रॉइंग से, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइंग से। सर ड्राइंग्स को हम लोगों ने शायद तक लिख दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्राइंग्स को हम लोगों ने क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो सर ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी है एक बार वो देख लेते हैं, ड्राइंग्स को लिखा है ना, एक बार चेक कर ले, ड्राइंग्स ड्राइंग्स ड्राइंग्स, हाँ ड्राइंग्स को हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद क्या है, तो सर उसके बाद है फिक्स असेट्स। क्या सर हम लोगों ने फिक्स असेट्स को लिख दिया, हाँ सर फिक्स असेट्स को लिख दिया। उसके बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंस। तो सर ये ऑफिस एक्सपेंस की अमाउंट क्या है, ऑफिस एक्सपेंस की अमाउंट क्या है, ऑफिस एक्सपेंस हमारा लिखना अभी भी बाकी है। तो सर ऑफिस एक्सपेंस की अमाउंट है, यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू, वेट पेन चेंज करनी है, टू ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है आपकी, तो 82,500 रुपीज। ऑफिस एक्सपेंस की आपकी अमाउंट कितनी है, 82,500 रुपीज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सॉरी 82,500 रुपीज। उसके बाद क्या लिखा है, रेंट। उसके बाद लिखा है रेंट, तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू रेंट। अब सर रेंट की अमाउंट कितनी है, तो 22,500। हम लोगों ने ऊपर ये सारी इफेक्ट नहीं की हुई है, आई बात सबको समझ में। उसके बाद है इंश्योरेंस। अब सर इंश्योरेंस हमने ऊपर कहीं पे लिखा है क्या, नहीं, तो हम लोग लिख देते हैं यहां पे टू इंश्योरेंस, और इस इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है, 45,000। अब सर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो क्लेम ऑफ इंश्योरेंस है ना उसको और इस इंश्योरेंस को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। सर ये हमें नहीं करना है। इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस है वो क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, और वो क्या है, क्लेम आया हुआ है। अब क्लेम और इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है। उसके बाद है सैलरी एंड वेजेस। अब सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सैलरी एंड वेजेस। चलो इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझा देता हूं, ताकि कहीं पे भी अगर ये सैलरी और वेजेस का कोई भी कंसेप्ट आता है ना, तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। चलो यहाँ पे थोड़ी सी जगह लेके हम लोग काम करते हैं। सर दो चीजें होती है, एक होता है सैलरी डैश वेजेस, दूसरा होता है वेजेस डैश सैलरी। अब सर इसकी इफेक्ट क्या करनी, अब सर हमें जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है, कोई बात नहीं सर दोनों को हाफ हाफ कर दो, ऐसा थोड़ी ना होता है, दोनों को हाफ हाफ कर दो थोड़ी ना ऐसा होता है। तो सर आपको ऑलवेज जो पहला टर्म देके रखा है ना उस पर फोकस करना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला टर्म क्या देके रखा है, सैलरी, तो सर सैलरी कहाँ पे आता है, तो पीएनएल अकाउंट में, तो हमें उसको पीएनएल अकाउंट में लिखना है, पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ पे लिख देना है, पीएनएल अकाउंट में। यहाँ पे वेजेस देके रखा है, तो वेजेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट। आई बात सबको समझ में, क्लियर। तो ये आप लोगों को छोटी सी चीजें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब सर हमें देके रखा है सैलरी वेजेस, हमें क्या देके रखा है, सैलरी एंड वेजेस। तो सर सैलरी एंड वेजेस आपका कहां पे आएगा, तो सर सैलरी वेजेस आपका आएगा पीएनएल अकाउंट में। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू सैलरी वेजेस। अब सर सैलरी वेजेस की अमाउंट आपको कितनी देके रखी है, तो 3,75,000। उसके बाद है कस्टमर्स, तो सर कस्टमर्स तो हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। अब सर ये बिल्स रिसीवेबल जो है आप लोगों के लिए क्या है, असेट्स है, और इवन डेबिट साइड का बैलेंस देके रखा है, तो हमें सब समझ में आता है अब तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिख देते बिल्स रिसीवेबल।
बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है, तो 22,500 रुपीज। उसके बाद है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट डेबिट साइड में देके रखा है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो डिस्काउंट को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जाके पीएनएल अकाउंट के डेबिट में टू डिस्काउंट। अब सर ये डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है, डिस्काउंट की अमाउंट है 7,500 रुपीज। डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है, 7,500 रुपीज। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अगेन सर अगर ये एडजस्टमेंट में होता ना तो उसकी दो इफेक्ट होती, बट सर ये एडजस्टमेंट में नहीं है, ये आपका ट्रायल बैलेंस में है, तो इसकी एक ही इफेक्ट होगी। अब प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। तो असेट साइड में जाके हम लोग लिख देंगे, असेट साइड में जाके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, और उसकी अमाउंट कितने आ जाएगी, तो सर अमाउंट आएगी 3750। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में देके रखा है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में देके रखा है तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। इसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगी, तो यहां पे जाके मैं लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक, और इस क्लोजिंग स्टॉक की क्या इफेक्ट आएगी, मतलब क्या वैल्यू है, तो 45,000। अब उसके बाद क्या देके रखा है, तो उसके बाद देके रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, आई एम सॉरी कैश बैलेंस लिखना बाकी रह गया, तो वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया, कैश बैलेंस ऑलरेडी लिख दिया। उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सर यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट के डेबिट में टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू आपको कितनी देके रखी हुई है, तो 1,20,000। अब उसके बाद क्या देके रखा है, बोनस। अब बोनस एम्प्लॉय को दिया जाता है तो उसकी भी वैल्यू वहीं के यहीं पे आएगी। अब बोनस की वैल्यू कितनी देके रखी है, तो 18,750 रुपीज। आई बात सबको समझ में। तो सर आपकी डेबिट की सारी चीजें हो गई खत्म। अब आते हैं क्रेडिट की। सर क्रेडिट में सबसे पहले देके रखा है ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट में सबसे पहले क्या देके रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब सर ये अगर क्रेडिट में देके रखा है ना तो ये आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट में देके रखे होते तो शायद तक वो ग्रॉस लॉस के नाम से जाना जाता, पर ये कहाँ पे देके रखा है आपका, क्रेडिट में, तो ये क्या हो जाता है आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों सर, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स आप लोग वापस याद करो, जो गोल्डन रूल्स थे टाइप्स ऑफ अकाउंट में, गोल्डन रूल्स थे, और उसमें नॉमिनल अकाउंट का जो रूल था वो एक बार रिकॉग्नाइज करो क्या था, रिकॉल करो क्या था। तो सर डेबिट में आते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, क्रेडिट में आते हैं सारी के सारी इनकम्स एंड द प्रॉफिट। तो देखो ये क्रेडिट में देके रखा है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो सर यहाँ पे हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब सर ट्रेडिंग अकाउंट आपका ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अमाउंट कितनी आएगी, तो सर 5,70,000 रुपीज, 5,70,000 रुपीज। उसके बाद क्या देके रखा है, कैपिटल। तो सर कैपिटल तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कैपिटल जो है वो ऑलरेडी लिख दिया था। देखिए ये कैपिटल आप लोगों का लिखा है, कैपिटल आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी लिख दिया। ट्रेडर्स, वो भी लिख दिया। ट्रेडर्स मतलब कौन होगा, क्रेडिटर्स हो गए। देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स सॉरी क्रेडिटर्स के थ्रू आप लोगों ने ट्रेडर्स के इफेक्ट कर दिए। उसके बाद है बैड डेट रिजर्व। अब सर ये जो बैड डेट रिजर्व है, आई एम सॉरी बिल्स पेबल बाकी रह गया, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देते हैं बिल्स पेबल। अब सर बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी आएगी, तो बिल्स पेबल की अमाउंट आएगी 37,500 रुपीज। अब उसके बाद है बैड डेट रिजर्व। अभी जो बैड डेट रिजर्व है वो आपका कहां से माइनस हो जाएगा, आपके डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। बैड डेट रिजर्व, और वो भी कौन सा है, ये ट्रायल बैलेंस वाला है। कितना अमाउंट है, 21,000 रुपीज। अब उसके बाद क्या है, डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट आपको कौन सी साइड देके रखा है, सर डिस्काउंट आपको देके रखा है क्रेडिट साइड में, तो आपको इसकी भी इफेक्ट क्रेडिट साइड में ही लिखनी पड़ेगी। और वो क्रेडिट साइड कौन सी होगी, आपकी पीएनएल अकाउंट की। तो पीएनएल अकाउंट में जाके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय डिस्काउंट, और इसकी अमाउंट कितने आ जाएगी, 10,500 रुपीज। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या है, तो सर उसके बाद है आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। अब सर
क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। अगेन अगर ये एडजस्टमेंट होता तो हम लोग ऑफिस एक्सपेंस में जाके प्लस करते, बट सर इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको क्या माना जाएगा, लायबिलिटी माना जाएगा। तो सर लायबिलिटी, जब लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट में जाके हम लोग इसकी सेकंड इफेक्ट कर, मतलब सेकंड इफेक्ट नहीं होगी, एक ही इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, और जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3000। तो सर इसी के साथ हम लोगों ने ये जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 था उसकी एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर दी, और ट्रायल बैलेंस की जितनी भी इफेक्ट थी वो भी सॉल्व कर ली। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, वेपन, दैट इज कैलकुलेटर। तो सर जाते हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, कौन सा अकाउंट आएगा अब, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। ये रिवाइज वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि क्यों हम लोगों ने रिवाइज वर्ड यूज किया है। अब सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यू को बाहर लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आउटर वैल्यू, यहाँ पे आउटर वैल्यू, उसके बाद भी कुछ है क्या, ऐसा करते हैं ना, इसको है ना थोड़ा सा ऊपर ही ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट बाहर लिख दो 3750, क्योंकि कुछ प्लस माइनस नहीं है, सीधा यही से ब्रैकेट करना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब सर इसकी वैल्यू को मैं प्लस माइनस करने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताइए माइनस की अमाउंट कितनी है, तो 7500 प्लस 22,500, माइनस की अमाउंट है 30,000, और प्लस की अमाउंट कितनी है, सिर्फ 12,000। तो सर यहाँ पे अमाउंट जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्या आ रहा है, 18,000 रुपीज माइनस में, 18,000 रुपीज क्या आ रहा है, माइनस में। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी आपका 22,500 रुपीज क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब सर हमें इतना तो पता है कि माइनस की जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट के आउटर लाइन में शो नहीं होती है। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो 18,000 रुपीज है इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ऑपोजिट साइड में। कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ऑपोजिट साइड में। तो यहाँ पे जाके मैं क्या लिखूं, तो यहाँ पे जाके मैं लिखूं बाय और ट्रेडिंग अकाउंट, या तो सिर्फ इतना लिख सकते हो, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम डेबिट साइड, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम डेबिट साइड, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, तो सर 18,000 रुपीज। क्लियर। अब सर वैसे ही ये जो माइनस वाली अमाउंट है उसकी अमाउंट कहां पे आएगी, तो इसको भी हम लोग ऑपोजिट साइड में जाके लिख देते हैं। यहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, टू अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिट साइड, कितने अमाउंट, 22,500 रुपीज। तो देखिए इस पूरे के पूरे सम को हम लोगों ने प्रॉपर लॉजिक से किया। हम लोगों को पहले से पता था कि इसको ड्राइंग से माइनस करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ हमें पहले से ही पता है। आगे के सारे सम्स में हम लोगों ने यही करके रखा है। इस सम में क्या था कि आपको परचेज और सेल्स की अमाउंट नहीं देके रखी थी, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको डैश करके कंसीडर किया और अमाउंट, इस सम को रेगुलर बेस में ही सॉल्व किया। उसके बाद जब फाइनल इसका जो टोटल आया वो अगर माइनस में आएगा तो उसको ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर किया, और अगर प्लस में आता तो क्या करता, सेम साइड में ही रहने देते। आई बात सबको समझ में। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। तो सर यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाओगे तो 5,70,000 प्लस 18,000, तो अमाउंट कितनी आ रही है, इसका टोटल जो है वो आपका बन रहा है 5,88,000। अब सर सिंपल सी बात है, इस साइड का भी टोटल 5,88,000 ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सब कुछ माइनस कर दे, तो -3750 और -22,500, तो आपका ये जो प्रॉफिट है वो कितने का बना, तो सर प्रॉफिट बना 5,61,750। ये जो प्रॉफिट है वो कितने का बना, 5,61,750। एक ही मिनट, ये क्या हो गया, अच्छा कितने का प्रॉफिट बना, 5,61,750 का। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में जाके लिख देंगे रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रैकेट में हम लोग जाके क्या लिख देंगे, रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी, तो सर हमें सबको पता है, अब तो सम नॉर्मल ही हो गया, अब आपके सम में कुछ बाकी नहीं रहा। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे, यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट
अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे क्या? नहीं, क्या लिखेंगे? रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में जाके क्या लिख देंगे? तो सर रिवाइज्ड जीपी। अच्छा जीपी का मतलब समझ में आता है ना सबको? ग्रॉस प्रॉफिट 5,61,750। अब इसमें प्लस करेंगे, प्लस 10,500, तो टोटल कितना आ रहा है? तो सर टोटल आ रहा है 5,72,000, 5,72,250। यहां पे भी आएगा 5,72,250। अब उसमें से हम लोग एक एक करके सारी की सारी चीजें क्या करते जाएंगे? माइनस करते जाएंगे। तो माइनस 18,500, सॉरी 18,750, माइनस 1,20,000, माइनस 7,500, माइनस 3,75,000, माइनस 45,000, माइनस, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? एक बार वापस मैं इस साइड को टोटल करूंगा। 37,500 प्लस 750 प्लस 66,000 प्लस 6,000 प्लस 2,025 प्लस 82,500 प्लस 22,500 प्लस 45,000 प्लस 3,75,000 प्लस 7,500 प्लस 1,20,000 एंड प्लस 18,750। मतलब सर इस समय ऐसा हो रहा है क्या कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है? मतलब एक सम ऐसा आया कि जिसमें लॉस है। वाह, चलो ये सम बहुत बढ़िया हो गया। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे 7,83,525। मतलब इस बार डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पे 7,83,525। अब इसमें से हम लोग क्या कर देंगे? ये सारी की सारी अमाउंट को माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे तो सारी अमाउंट में सिर्फ दो ही है, सिर्फ दो ही अमाउंट है। क्या है? पहला है -10500 और उसके बाद है 5,61,750। तो अमाउंट क्या आएगा? तो सर अमाउंट आ रहा है 2,11,275। और ये क्या हो जाएगा अब हमारा? ये हमारा हो जाएगा बाय नेट लॉस, और यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। सर प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्या आ जाएगा आप लोगों का? कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग जाते हैं आगे, और यहां पे जाके हम लोग कर देंगे इस लॉस को यहां कैपिटल में से माइनस, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो क्या होगा? माइनस करेंगे। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे नेट लॉस 2,11,275। अब सर इन तीनों को प्लस करेंगे और उसमें उसको माइनस कर देंगे। तो प्लस 7,500 प्लस 45,000 माइनस 7,50,000 एंड माइनस 37,500। तो यहाँ पे ये आउटर वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 5,23,725 रुपीज आ गई। देखो पहले हम लोगों ने इसको प्लस किया, 7,50,000 प्लस 37,500, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ गई? यहाँ पे अमाउंट आई है 7,85,000, सॉरी 7,87,500 रुपीज। उसमें से हमने ये सब कुछ माइनस कर दिया, -45,000 -7,500 एंड -2,11,275। तो कितना आया? 5,23,750 आ गया, 725 आ गया। अब सर उसके बाद एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? इन सभी का प्लस कर देंगे। तो प्लस 18,750 प्लस 3,000 प्लस 3,750 प्लस 3,7500 प्लस 3,12,000। तो टोटल कितना आ रहा है बैलेंस शीट का? तो सर टोटल आ रहा है 8,98,725 रुपीज। अब सर इस साइड का भी टोटल आई होप सो कि वही आना चाहिए। तो -20,250 -45,000 -3,750 -45,000 माइनस, देखो ये मैंने बेड डेब्रिजो की अमाउंट माइनस करके नहीं लिखी हुई है, एक बार मैं दूसरा कैसे लेके कर देता हूँ। 2,25,000 माइनस 225,000 एंड माइनस 21,000। आपकी अमाउंट कितनी आ रही है? 1,81,500 रुपीज। ये थोड़ा कैलसे ना बिगड़ गया है मेरा, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा। तो माइनस 1,81,500 माइनस 22,500
माइनस माइनस 5,80,500 रुपीज। क्या बात है, 225 रुपए का कपड़ा आया। मतलब ऐसी अमाउंट का तो कपड़ा कहाँ पे हो सकता है। एक बार हम लोग वापस देखते हैं। क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट राइट है क्या? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या राइट है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ऐसा पहली बार हो रहा है, सम टोटल नहीं हो रहा है। 5,61,000 हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 5,61,750। हाँ चलो ये राइट है। नेट लॉस जो है वो है 2,11,500। मतलब कहीं पे हम लोगों ने कैलकुलेटिव एरर कर दिया, कहीं पे हम लोगों ने कैलकुलेशन में गलती कर दी। कोई बात नहीं, हो जाएगा। 2 मिनट का टाइम दे दी मुझे। यहाँ पे 7,83,525 माइनस 10,500 माइनस 561,750, ये भी बराबर है। मतलब यहाँ पे कहीं पे प्लस में गलती की है क्या? चलो एक बार देख लेते हैं। 37500 प्लस 750 प्लस 66,000 प्लस 6,000 प्लस 2025 प्लस 82,500 प्लस 22500 प्लस 45,000 प्लस 37500 प्लस 75,000 मतलब 7500 प्लस 1,20,000 एंड प्लस 18,750। तो टोटल आ रहा है 7,83,525। हाँ ये भी राइट है। यहाँ पे माइनस करेंगे 5,61,750 और माइनस करेंगे 10,500, ये भी राइट है। तो गलती कहाँ पे? ऐसी ऑकवर्ड अमाउंट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट राइट है। लॉस लॉस 22,500 इंटू 10%। ओके 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 ओके, यहाँ पे देखो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। देखो मैं बता भी देता हूँ क्या गलती की है। ये वाली अमाउंट एक्चुअली आना चाहिए था 2250, मैंने क्या लिख दिया 2025। 200 रुपए की वजह से पूरी की पूरी वैल्यूज क्या हो रही है, 225 रुपए की वजह से पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो रही है हमारी, रॉन्ग हो रही है। चलो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ 2250, मतलब 225 रुपए डायरेक्ट टोटल में जाके मैं क्या कर दूंगा, प्लस ही कर दूंगा। फालतू में मुझे वापस पूरा का पूरा प्लस नहीं करना है। तो 7,83,525 प्लस 225 रुपए, मतलब इस साइड का टोटल कितना बन रहा है, इस साइड का टोटल कितना बन रहा है, तो 7,83,750 रुपीज। ये थोड़ा सा हड़बड़ी में हो गया होगा, बट नॉट टू वरी, हमें पता चल गया ना, वो हमें सबसे बड़ी, मतलब हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कभी कभार एग्जाम में ये पता भी नहीं चलता है कि हमारी गलती कहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे सॉरी 7,83,750, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, माइनस 5,61,750 और माइनस 10,500। तो अब अमाउंट आएगी 2,11,500 रुपीज। अब शायद तक आपकी एक्यूरेट अमाउंट आ गई। यहाँ पे भी आएगा आपका जो लॉस है तो लॉस ही, बट द थिंग इज दैट कि वहां पे हम लोगों ने ये जो छोटी सी अमाउंट थी ना उसमें गलती कर दी थी। 2,11,500। अब सर वापस सब कुछ आ रहे, 7,87,500 माइनस 45,000 माइनस 7,500 एंड माइनस 2,11,500। तो आउटर वैल्यू अब कितनी आई, तो 5,23,500 रुपीज प्लस 18,750 प्लस 3,000 प्लस 3,750 प्लस 37,500 प्लस 3,12,000। तो अब आपकी वैल्यू आ रही है 8,98,500 रुपीज। देखिए एग्जैक्ट 225 रुपए का गपला आ रहा था। कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़ी बड़ी फिल्मों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। 8,98,500 और इस साइड का भी टोटल में 225 रुपए का गपला था, तो 8,98,500 रुपीज। फिर भी आप लोगों के लिए सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग सब कुछ माइनस करेंगे, सर टेंशन मत लीजिए। 20,250 माइनस 45,000 माइनस 3,750 माइनस 45,000 माइनस 1,81,500 माइनस
22,500 एंड माइनस 5,80,500 रुपीज, और ये आपकी हो गई बैलेंस शीट क्या, जीरो। फाइनली ये आपका जो सम है वो क्या होता है, टैली। अब सर इस सम में है क्या, एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं। सर इस सम में पहली बात तो ये कि 22,500 की जो अमाउंट है ना वो बहुत ही ज्यादा टाइम रिपीट हुई है। तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट का जो दिमाग है ना वो वहीं पे स्ट्रक हो जाता है कि 22,500 कितनी बार रिपीट हो रहा है। बट आई होप कि आप लोगों को ये जो पूरा का पूरा सम होगा वो समझ में आया होगा। आई नो अब सिंपल सी बात है, इंसान हूँ, कभी कभार लिखने में गलती हो जाती है, बट ये जो 20,500 मतलब 2025 और 2250 की अमाउंट अगर नहीं होती, मतलब ये गलती नहीं होती, तो शायद तक आप लोगों का सम पहले अटेम्प्ट में क्या हो चुका होता, टैली हो चुका होता। क्लियर, आई होप सो कि आप लोगों को ये जो सम है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी आती है कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों की जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर पाऊँ। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू।